वेलकम बैक। आज की इस नए लेक्चर में हम पिछले लेक्चर के हवाले से कुछ मज़ीद टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे। ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको कोड नज़र आता है, ये कोड हमने पिछली क्लास में भी लिखी थी और इसके अंदर हमने ये समझाने की कोशिश की थी कि हम वेरिएबल्स डिक्लेयर कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे एज है, वेट है, आई साइट है, जेंडर है, मतलब हर तरह का वेरिएबल हमने क्रिएट करने सीखा था। तो ये इंट, डबल, फ्लोट, कैर, बुल ये हम क्यों लिखते हैं और ये एक्चुअल में होते क्या है? एक्चुअल में ये जो बुल है, ये जो कैर नज़र आता है आपको, फ्लोट है, डबल है, इंट, इसको हम प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप्स कहते हैं और ये तय करते हैं कि इन वेरिएबल्स के अंदर हमने किस टाइप का डेटा स्टोर करना है। ठीक? और वेरिएबल्स के जो नेम होते हैं, ये मैंने आपको बताया था कि आप कुछ भी रख सकते हैं, बट अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द डेटा उसका नाम रखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने वेट के किसी का अगर स्टोर करना है तो मैं वेट ही लिखूंगा इसके लिए, ना कि मैं एक्स वाई जेड लिख दूँ। ठीक है, ये हमने देखा था। और फिर हमने ये देखा था कि इन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ कैसे प्रिंट करने हैं। ना सिर्फ प्रिंट करने हैं बल्कि उसको नीट एंड क्लीन कैसे प्रिंट करना है ताकि एक दूसरे के साथ एक तो ये चिपके हुए ना हो और फिर ये कि उसके लिए हमें क्या क्या करने की ज़रूरत थी। तो उसके हवाले से मैंने आपको ये बैकस्लैशन का कॉन्सेप्ट बताया था कि इसके हवाले से आप न्यू लाइन पे नीचे वाले कंटेंट को पुश कर सकते हैं। इसका अल्टरनेट हमारे पास इंड एल भी है, इसको हम मैनिपुलेटर कहते हैं और इन दोनों का काम एक जैसा है। कोई इंड एल लिखे या बैकस्लैश एन लिखे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो आज के लेक्चर में जो सबसे पहला पॉइंट ये है मेरा, वो ये है कि अगर आप एक ही टाइप के, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो डेटा हम स्टोर कर रहे हैं, ये क्या है? दोनों डेसिमल डेटा है ना, 50.6 या 1.65। बट आपको समझाने के लिए मैंने डबल और फ्लोट की यहाँ पे कॉन्सेप्ट की थी। अदरवाइज में ये दोनों एक ही वेरिएबल से भी कर सकता था। डबल भी यहाँ पे हम लिख लें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो भी ये एक जैसा है। बट इसका मतलब फिर ये होगा कि हम ये जो दो वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हैं, वेट और आई साइट, इसका नेचर एक है, इसका डेटा टाइप जो है, इसके अंदर एक ही टाइप का डेटा हम स्टोर कर रहे हैं और वो है डेसिमल पॉइंट का। तो क्यों ना हम बजाय इसके कि हम एक ही तरह के वेरिएबल अगर हमने डिक्लेयर करने हैं तो इसको बजाय इसके कि हम अलग अलग लाइनों पे लिखे, हम इसको एक ही बार में, यानी एक ही लाइन के अंदर आप मल्टीपल इस तरह के वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ से मैं डबल हटा दूँ तो ये ऊपर आ जाएगा और यहाँ से मैं इसे निकाल हटा दूँ तो ये भी ऊपर आ जाएगा। बस क्या करना है, आपने एक वेरिएबल ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है विद द नेम ऑफ वेट, इसके अंदर आपने 50.6 स्टोर किया। अब इसी टाइप का अगर आपने कोई दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करना है, जैसे ये आई साइट है, उसके अंदर भी हम डेसिमल वैल्यू स्टोर करते हैं, तो सिर्फ इतना काम आपने करना है कि यहाँ पे आपने कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आप दूसरे वेरिएबल का नाम लिख दें, बाद में इसको वैल्यू भी असाइन कर दें। ज़रूरी नहीं है कि आप जिस टाइम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं उस टाइम इसको आप वैल्यू भी असाइन करें। हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे मैंने आई साइट नाम का वेरिएबल ज़ीरो डिक्लेयर, यहाँ पे मैंने वैल्यू डिक्लेयर किया और साथ में वैल्यू भी असाइन की है, बट यहाँ पर मैं आई साइट नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, जबकि वैल्यू मैं इसको नीचे एक अलग लाइन में दे रहा हूँ। आई साइट इज इक्वल टू लेट सपोज 1.65। अब भी जो है ना हमारा जो कोड है, इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ आप नोट करें कि अगर आपको इंटीजर टाइप के मोर देन वन वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं तो आप एक ही लाइन के अंदर ये काम कर सकते हैं इस तरह। जैसे यहाँ पे मैंने डबल टाइप के दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए थे, तो उनको मैं हम एक ही लाइन के अंदर भी इस तरह लिख सकते हैं, बजाय इसके कि हम अलग अलग डबल लिखें दोनों के लिए। तो आप एक बार डबल लिख दें, फिर वेरिएबल का नाम, उसको वैल्यू असाइन करें, कॉमा के बाद आप दूसरा वेरिएबल, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह कॉमा लगाते जाएं और आपके पास न्यू न्यू वेरिएबल्स जनरेट होंगे। एक तो आपने ये पॉइंट नोट किया। दूसरा ये नोट किया कि ज़रूरी नहीं है कि आप जिस टाइम वेरिएबल डिक्लेयर करें उस टाइम आप इसको वैल्यू असाइन करें, इसको आप बाद में भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। पहले आप वेरिएबल डिक्लेयर करें, बाद में इसको वैल्यू असाइन करें, जिस तरह यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, 1 मिनट के लिए मैं इसको प्रिंट आउट कर दूँ ताकि आप लोगों को इसका फ़र्क नज़र आ जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम इसको प्रिंट आउट कर रहे हैं, तो प्रिंट आउट में वही चीज़ आ रही है, द नेम ऑफ माय सन इज़ अली, हिज एज इज़ 25 एंड हिज वेट इज़ इतना, इज साइट लेवल 1.65, जेंडर मेल, हिज डिसेबिलिटी स्टेटस इज़ 1। ठीक है, हाँ, यहाँ पे चूँकि ये एक डिसेबिलिटी के ऊपर अगर हम देखें तो ये एक चूँकि बुलियन टाइप का हमारे पास क्या है, डेटा टाइप है या वेरिएबल है और इसके अंदर जो वैल्यूज़ हम स्टोर करते हैं, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि अगर आप ऐसी वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं जो कि दो में से किसी एक ऑप्शन को चूज़ करते हैं, यानी ट्रू या फॉल्स की सूरत में या येस या नो की सूरत में। लेट्स सपोज़ यहाँ पे मैं ट्रू लिख देता हूँ, ठीक है? तो मैं इसके अंदर जो ट्रू लिख दूँगा, इसकी आउटपुट हमारे पास 1 आ जाएगी, ठीक है?
कैसे, यहाँ पे आप देख लीजिए, ट्रू का मतलब कंप्यूटर के लिए 1 होता है, और यहाँ पे आप देखिए हिज डिसेबिलिटी स्टेटस इज 1, जबकि हमने डिसेबिलिटी नाम के वेरिएबल में 1 नाम का तो वैल्यू स्टोर नहीं किया था, वहाँ पे तो हमने लिखा है ट्रू। तो ये आप समझ लिए क्यों ये 1 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने बुल लिखा है, और बुल का मतलब ये होता है कि आपने देखना है कि कोई चीज़ ट्रू है या फॉल्स है। जो ट्रू होगा उसके लिए 1 प्रिंट करेगा, जो फॉल्स होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं फॉल्स लिख देता हूँ, तो अब ये 0 प्रिंट हो जाएगा डिसेबिलिटी के अंदर। ये आप देखें हिज डिसेबिलिटी स्टेटस इज 0। एक बात तो आपने ये नोट कर ली कि बुल टाइप का जो डेटा टाइप होता है, ये उन वेरिएबल्स के साथ यूज़ किया जाता है जिन वेरिएबल्स के अंदर हम वो डेटा स्टोर करना चाहें जो दो में से किसी एक ऑप्शन को हैंडल करता है। अब आते हैं थोड़ा फिर से चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। ये प्रोग्राम था, ये मैंने रन अप किया, और इस प्रोग्राम की जो आउटपुट आपको नज़र आती है उसमें हमारी जो साइट लेवल का वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू कितनी है, 1.65। सही है, ये आप नोट कर लें अपने साथ कितनी वैल्यू स्टोर है। आप नोट करने के लिए एज भी ले सकते हैं, वर्ड भी ले सकते हैं, बट मैं आपको समझाऊंगा विद द हेल्प ऑफ दिस वेरिएबल, फिर आप ये सब के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये जो साइट लेवल का साइट वेरिएबल था हमारा, या साइट लेवल का जो वेरिएबल था, उसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर की है 1.65। ठीक है, और ये आपको नज़र भी आ रहा है यहाँ पर कि आई साइट के अंदर जो वैल्यू हमने असाइन की है वो एग्जैक्टली 1.65 ही है। बट क्या होगा अगर मैं ये जो आई साइट है EYESIGHT नाम का जो वेरिएबल है, इसको मैं एक नई वैल्यू असाइन कर देता हूँ, लेट्स सपोज दिस इज 2.5। अब क्या होगा, आई साइट को पहले हमने दिया 1.65, बाद में हमने दिया 2.5, प्रिंट कौन सी होगी पहले देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि साइट लेवल में आप क्या आ रहा है 2.5, जो पहले हमने 1.65 दी थी वो वाली वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही। इसी तरह अगर मैं इसको मज़ीद चेंज करने की कोशिश करूँ, फॉर एग्जांपल कंट्रोल-C के बाद हम इसको तीसरी मरतबा एक तीसरी वैल्यू दे देते हैं, और इस बार ये हम रखते हैं 0.5। अब दोबारा चेक करते हैं, और इस बार आपको साइट लेवल 0.5 मिल रहा है। तो यहाँ से आपको क्या सीखने को मिल रहा है, यहाँ पे जो सीखने की चीज़ है वो यह है कि आप जब एक वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करते हैं किसी स्टेज के ऊपर, और बाद में उस वेरिएबल के अंदर आप कोई नई वैल्यू डालते हैं, जैसे यहाँ पे हमने पहले 65 डाला था, फिर 2.5 असाइन कर दिया, फिर 0.5, तो हमेशा आपने देखा कि प्रिंट वही वैल्यू होती है जो हम लास्ट में असाइन करते हैं, यानी जो फास्ट वाले वैल्यूज होते हैं वो फिर स्किप हो जाते हैं। तो ये पॉइंट आप हमेशा याद रखें कि जब आप एक बार वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके अंदर जो लास्ट वैल्यू आप असाइन करते हैं वो उसको मेंटेन करता है, पहले वाले वैल्यू जो है वो फिर डिस्कार्ड हो जाते हैं, या आप यूँ कह लें कि ये इसके ऊपर जो लास्ट वैल्यू होती है ये ओवर राइट हो जाता है, और जो नीचे वाले वैल्यूज़ होते हैं वो फिर हमें नज़र नहीं आते, इसलिए हम इनको वेरिएबल कहते हैं। ये केस बिल्कुल आप एज के साथ भी ले सकते हैं, वेट वेरिएबल के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, जेंडर के ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपके पास जेंडर के अंदर मेल है ना, अब इसी जेंडर वेरिएबल को मैं लेता हूँ नीचे, और इसके आगे मैं लिखता हूँ क्या, इस बार हम इसको असाइन करते हैं फीमेल, यानी F असाइन करते हैं। आप देखेंगे कि मेल पहले प्रिंट हो रहा था, अब फीमेल प्रिंट होगा। ये हमने कंपाइल नहीं किया, ठीक है, हम पहले कंपाइल करते हैं, अब रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जेंडर में आपके पास क्या प्रिंट हो रहा है, F, जबकि इससे पहले M प्रिंट हो रहा था, यानी कि मेल। तो ये आपके सारे जितने भी आपके वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल का नेचर यही है कि इट कैन बी चेंज। आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स में आप पढ़ते आए होंगे, 9-10 की क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट क्या होते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट आपको प्रोग्रामिंग में भी आपको देखने को मिलता है कि वेरिएबल वो चीज़ होती है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। और यहाँ पे आपने देखा आई साइट एक वेरिएबल था, पहले इसकी वैल्यू थी 1.65, अब फिर हमने 2.65 कर दी, फिर 0.5 कर दिया, और जैसे जैसे हमने हर बार इसको एग्जीक्यूट किया, हमें उसकी आउटपुट के तौर पे हर बार एक नई वैल्यू प्रिंट होती नजर आई। तो इसका मतलब ये था कि वेरिएबल जो होते हैं उनकी वैल्यू चेंज होती है। गुड, ये आपने देख लिया। अब ये कांस्टेंट का क्या सीन हो सकता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। इस तरह आपने पढ़ा है कि कांस्टेंट वो चीज़ होता है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। तो ऐसी कौन सी चीज़ होती हो सकती है, या कौन से वेरिएबल्स होंगे प्रोग्रामिंग में जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते।
इट इज़ जस्ट सिंपल। देखें, मैं इसको हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए और वो पुरानी पोजीशन पे हम चीज़ों को वापस लेके आते हैं, ठीक है? चलें अभी इसको भी डिलीट करते हैं। हाँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आई साइट क्या है 1.65। ठीक है, टाइम के साथ इंसान की जो है वो चेंज हो सकती है इसकी आई साइट, बट सम टाइम हमारे पास कुछ वैल्यूज़ ऐसे होंगे जिसको चेंज करना नहीं चाहिए, जैसे कि द डेट टुडे, ठीक है? या द टेम्परेचर टुडे, या कोई ऐसी वैल्यू है जिसको अगर हम फॉर एग्जांपल ग्रेविटी को ले लें, इसको अगर आप चेंज करेंगे तो आप गलत होंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे हम ग्रेविटी की वैल्यू चूँकि एक फ्लोटिंग टाइप वैल्यू है, उसके अंदर डेसिमल पॉइंट होते हैं, तो इसलिए हम इसको डिक्लेयर करेंगे अंडर द कैटेगरी ऑफ डेटा टाइप डबल, ठीक है? तो कैसे करने वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एक वेरिएबल के बाद अगर आपने दूसरा डिक्लेयर करना है तो कॉमा लगा के उस वेरिएबल का आप नाम लिख दें। फॉर एग्जांपल GRAVITY, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये हमारा एक वेरिएबल है। गुड। यहाँ पे हम इसको वैल्यू भी असाइन नहीं कर रहे हैं, वैल्यू हम नीचे असाइन करते हैं यहाँ पे। ग्रेविटी इज इक्वल टू किस चीज़ के बराबर होती है? आई होप कि आप लोगों को पता होगा कि ग्रेविटी 9.8 के बराबर होता है, ठीक है? ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है किस चीज़ के? 9.8। अब इसकी वैल्यू हम प्रिंट करना चाहते हैं एक बार। तो हम जल्दी जल्दी लिख लेते हैं इधर सी आउट और ये डबल कर्सर, फिर डबल कोट्स के अंदर आप इसकी वैल्यू से पहले जो डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं जिस तरह हमने बाकी सारों का किया है, तो वो हम लिखेंगे कि दी वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज, यहाँ तक आपने अपना मैसेज लिख दिया। मैसेज लिख के आपने डबल कोट से बाहर आना है और दोबारा आपने ये पुट टू ऑपरेटर्स लिखने हैं और पुट टू ऑपरेटर्स के बाद आप अपनी वेरिएबल का नाम लिख दें। आपका वेरिएबल क्या है जिसकी वैल्यू आप प्रिंट करना चाहते हैं? ग्रेविटी, GRAVITY। ये हो गया, ग्रेविटी नाम का आपने वेरिएबल लिख दिया। दोबारा आपने पुट ऑपरेटर लगा दिए, डबल कोट्स लगा दी, या आप यहाँ पे इंडेल भी लिख सकते हैं, आप बैकस्लैश भी लिख सकते हैं, ठीक? 1 मिनट के लिए आप मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और आपको इसकी वैल्यू दिखा देता हूँ। फिर इसके बाद जो चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। एक बार हमने ये कोड कंपाइल किया और ड्यूरिंग द कंपाइलेशन यहाँ पे हमें कुछ एरर नज़र आए। एरर क्या हो सकते हैं हम देख लेते हैं। इस लाइन के अंदर जो एरर है वो ये है कि आपने वेट ग्रेविटी GRAVITY वेरिएबल हमने यहाँ पे इसकी नेम क्या रखा है? GRAVITY, और यहाँ पे हम जिस वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहे हैं वो है GRAVIY, यानी कि टी हमने मिस किया हुआ है। तो जाहिर है इस टाइप का वेरिएबल तो हमने डिक्लेयर नहीं किया था, तो एरर आना ही था। चलें हमें स्पेलिंग ठीक कर दें, उम्मीद है कि इस बार ये एरर नज़र नहीं आएगा। दोबारा एरर सिंटैक्स एरर है और ये है इस बार कि हमने इंड लिखा है, यहाँ पे आपको इंड एल लिखना चाहिए, जिस तरह यहाँ पर हमने इंड एल लिखा था, ठीक है? इसको हम मैनिपुलेटर कहते हैं। चलें दोबारा चेक करते हैं। इस बार कोई एरर डिटेक्ट नहीं हुई, इसका मतलब ये कि आप कोड सही चला है। अब रन कर देते हैं और रनिंग टाइम पे आप देख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ 9.8, या दी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आप इसको कह लें, जो भी आप इसको नाम दें, बट मैं आपको सिर्फ समझाने की जो कोशिश करता हूँ वो आप नोट कर लें। या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, पता नहीं क्या क्या आपने पढ़ा है। हाँ, यहाँ पर आपके पास जो ग्रेविटी की वैल्यू है ये तो आपको पता है कि ये कांस्टेंट है, और ये हमेशा जब जब हम ग्रेविटी की बात करेंगे इसकी वैल्यू 9.8 ही लेंगे। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि इसकी वैल्यू 2.5 हम लें, ठीक है? जिस तरह पाई की आप मिसाल ले लें, पाई की वैल्यू 3.14 के बराबर हम हमेशा यूज़ करते हैं, ठीक है? तो ये ऐसी वैल्यूज़ है जिसको अगर आप चेंज करेंगे तो आप गलत होंगे। अब कहने को ग्रेविटी भी तो एक वेरिएबल है, इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू भी चेंज हो सकती है। आज 9.8 मैंने लिखा है, कल को अगर कोई इसको इसके साथ छेड़छाड़ कर दे और इसको 2.5 कर दे, फिर क्या होगा? फिर चेंज होगा, जिस तरह पिछले क्लास में आपने देखा। तो इसका हल क्या है? ये तो ऐसी चीज़ है जिसके साथ हमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, अगर हम करेंगे तो हम गलत होंगे। तो इसका मतलब है कि आपको ये चीज़ एज़ ए कांस्टेंट डिक्लेयर करना होगा। एज़ ए कांस्टेंट कैसे डिक्लेयर करना है? सिंपल इज़ दैट। जिस तरह
आप चलिए इस चीज़ को मैं थोड़ा अलग कर देता हूँ ताकि आपको फिर कन्फ्यूजन ना हो। ये जो ग्रेविटी नाम का वेरिएबल है, ये मैं यहाँ से मैंने डबल के कैटेगरी के अंदर डिक्लेयर किया हुआ था। मैं इसको यहाँ पे 1 मिनट के लिए डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? और वापस आता हूँ पुरानी पोज़ीशन पे। इस ग्रेविटी के लिए मैं अलग से डबल लिखता हूँ। समझ आ रहा है आपको? बात वही है, बट जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वो आप थोड़ा समझिए। ये जो ग्रेविटी का वेरिएबल है, ये कहने को तो डबल कैटेगरी के अंदर यानी डेटा टाइप कैटेगरी के अंदर आता है और इसकी वैल्यू भी उसी तरह चेंज हो सकती है जिस तरह मैंने पिछली क्लास में आपको बताया या इससे पहले थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया कि एक वेरिएबल की वैल्यूज़ कैसे चेंज हो सकती है। तो अगर मैं ग्रेविटी को नीचे 2.5 कर दूँगा तो ये अपडेट हो जाएगी और 2.5 प्रिंट होगा। बट अगर हम ऐसा करेंगे तो हम बहुत गलत कर रहे हैं क्योंकि ग्रेविटी इज़ अ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट है तो फिर आपको कंप्यूटर को भी बताना पड़ेगा कि भाई ये चीज़ मैं आपको हवाले कर रहा हूँ, इसको मैं ये वैल्यू दे रहा हूँ, आगे इसके साथ जो भी छेड़-छाड़ करेगा, आपने इसको चेंज नहीं करना है। अगर आपने कर दिया तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो इसको बताना है भाई कि ये आपने एज़ ए कांस्टेंट ट्रीट करना है। यानी एज़ ए कांस्टेंट ट्रीट करने का मतलब ये है कि इसको आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते। तो कैसे होगा? सिंपल इज़ दैट आप उस डेटा टाइप से शुरू आ जाइए, यानी इसके पहले आ जाइए जो आपने इसके लिए लिखा है। इसका डेटा टाइप क्या है? डबल, ओके। और इस वेरिएबल का नाम क्या है? ग्रेविटी। तो अगर आपने इस वेरिएबल को एज ए कांस्टेंट डिक्लेयर करना है तो इस वेरिएबल की जो डेटा टाइप है यहाँ पर डबल है, इससे पहले आ जाइए और कुछ लिख दीजिए CONST कॉन्स्ट, फिर बस इतना ही करना है। इस कॉन्स्ट का मतलब ये है कि अब ये इस बॉक्स के अंदर यानी वेरिएबल मैंने आपको बताया था कि इट इज़ जस्ट लाइक अ बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर हमने ताला लगा दिया। अब उसकी चाबी आपके पास यानी एज ए डेवलपर सिर्फ आपके पास है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। आपके अलावा अब कोई भी कोशिश करें ग्रेविटी की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। ऐसे है कि हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं कि वाकई में ये एज ए लॉग काम करता है या नहीं। हम यहाँ पे ग्रेविटी को नीचे वैल्यू असाइन कर सकते हैं। क्या हम इसको असाइन करते हैं ग्रेविटी इज इक्वल टू 4.6। कहने का मतलब ये था कि अभी ग्रेविटी को पहले हमने 9.8 दिया हुआ है, नीचे मैंने ग्रेविटी को 4.6 दे दिया। अब देने को तो हमने दे दिया, बट क्या अब ये उसी तरह चेंज होगा जिस तरह हमने आई साइड की वैल्यू चेंज की थी? पता चल जाएगा ना। हम कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। पहली ही लाइन पे आपको एरर आ गया और नीचे आपको नजर आता है असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल इज ग्रेविटी। ये सिर्फ अब ग्रेविटी जो है ये सिर्फ आप रीडिंग के लिए है, आप इसको कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कांस्ट नाम का ताला लगा हुआ है और जब तक ये ताला है कोई नई वैल्यू आप असाइन नहीं कर सकते। तो ये आपने देखा कि हम किस तरीके से एक वेरिएबल को एज ए कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं। इसी तरह आप एज का एग्जांपल लें तो एज के अंदर भी यही चीज़ आपको देखने को मिलेगा। इंट से पहले कांस्ट लिख दें तो एज की वैल्यू अपडेट नहीं हो सकती और इस तरह आप किसी भी वेरिएबल को देख सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे ना हम जब सी आउट को कोई वैल्यू दे देते हैं, ये इसी टॉपिक के से थोड़ा अलग है जो कि हम ऊपर से लेके आ रहे हैं कि एक ह्यूमन है उसके हवाले से हम इंफॉर्मेशन प्रिंट कर रहे हैं। सी आउट में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हम इसके थ्रू मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम या तो एक वेरिएबल लिखते हैं और उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करते हैं, जबकि आप इसके थ्रू डायरेक्ट वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हैं। डायरेक्ट वैल्यू फॉर एग्जांपल कैसे हो सकती है, आप लिख देते हैं सी आउट। ये हो गया, आपने अगर कोई मैसेज प्रिंट करना है कि दिस इज आवर थर्ड लेक्चर या सेकंड लेक्चर, तो ये एक सिंपल मैसेज है। इसका किसी वेरिएबल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और ना कोई वेरिएबल जो है इसके लिए रिक्वायर्ड है कि मुझे ये चीज़ प्रिंट करना है, ठीक है। बस आपने डायरेक्ट डबल कोट्स लिखने हैं सी आउट के बाद और उन डबल कोट्स के अंदर आप अपनी मर्ज़ी का मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। एक तो ये चीज़ आप नोट करते हैं। ना सिर्फ आप मैसेज प्रिंट कर सकते हैं बल्कि आप डायरेक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। वो कैसे? ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये डबल बैकस्लैशन आप ये देख लें और इस बैकस्लैशन में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है। अगर आप वेरिएबल के बाद कोई वैल्यू प्रिंट करते हैं किसी वेरिएबल की, तो उस वेरिएबल के नेम के बाद आपने बैकस्लैशन इस तरह लिखना है। बट अगर आप डायरेक्ट कुछ मैसेज प्रिंट करते हैं और उसके बाद कर्सर को एक नीचे लाइन के ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो बैकस्लैशन आप इसके अंदर लिख दें। द होल पर्पस इज दैट कि बैकस्लैशन हमेशा डबल कोट्स के अंदर ही लिखा जाता है। यहाँ भी डबल कोट्स के अंदर आ रहा है, वहाँ भी। बस फ़र्क ये है कि वहाँ अलग लिख रहे हैं, यहाँ पे हम इसी के साथ लिख रहे हैं। हाँ, ये बात। और डायरेक्ट कैलकुलेशन कैसे हो सकती है?
डायरेक्ट कैलकुलेशन ऐसे हो सकती है कि फॉर एग्जांपल आप लिख देते हैं कि एक तो मैसेज प्रिंट हो सकता है कि द सम ऑफ 2 एंड 3 इज यहाँ पे आप डबल कोट से बाहर आएंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे 2 + 3 और कॉमा, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या प्रिंट होगा, 5 प्रिंट होगा। रन करते हैं, कंपाइल करते हैं और कंपाइलेशन में अगेन वही एरर आ रही है कि हम ग्रेविटी को नई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते क्योंकि ग्रेविटी ऑलरेडी पहले से लॉक्ड है। तो ये वाली जिस लाइन के अंदर एरर आ रहा है हम इसको कमेंट आउट करते हैं यानी इसको डिसेबल करते हैं और दोबारा कंपाइल करने की कोशिश करते हैं। कंपाइलेशन के बाद जो एरर आ रहा है वो यहाँ पे ये है कि हम यहाँ पे कॉमा नहीं लिख रहे। कॉमा लिखना जरूरी है डबल कोट से, जब आप बाहर आएंगे और कोई दूसरी वैल्यूज लिखेंगे डायरेक्ट इस तरीके से तो आप कॉमा लगाएं। ओके, अब इसको आप देखिए कंपाइल हो गया और रन के बाद जो लास्ट पे दो चीज़ें हमने ऐड की थी कि दिस इज़ आवर थर्ड लेक्चर, ये आप देख सकते हैं एक लाइन पे है, फिर इसके अंदर हमने बैकस्लैश n यूज़ किया था और इसके बाद जो कोड था वो एक न्यू लाइन पे आपको नजर आता है और वो वाला द सम ऑफ 2 एंड 3 इज, यहाँ पे वो वैल्यू आपको नज़र नहीं आ रहा कि 5 है या क्या है। तो ये द सम ऑफ 2 एंड 3 इज व्हाट, इसका मतलब ये कि यहाँ पर हमें डायरेक्टली कॉमा की बजाय वो सी लैंग्वेज की सिंटैक्स है C++ के अंदर आपको ये पुट ऑपरेटर्स यूज़ करने हैं। दोबारा चेक करते हैं। अब ये आएगा, देखें द सम ऑफ 2 एंड 3 इज 5 और ये वैल्यू प्रिंट हो गई। ओके, तो ये चीज़ आपको देखने सिखानी थी कि हम डायरेक्ट वैल्यूज भी प्रिंट आउट कर सकते हैं सी आउट के थ्रू। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करने के लिए वेरिएबल का नाम लिख दें। ओके, और वो कैसे करने हैं मैंने आपको दोनों बता दिए। हाँ, इसके बाद जो लास्ट चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो बड़ा मज़े का है और इसके लिए ये आप ऊपर देख लें, जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हर बार हमें वेरिएबल के साथ उसका डेटा टाइप लिखना पड़ रहा है। ये आप देखें एंड, इसके साथ मुझे डबल लिखना पड़ा, इसके साथ भी मुझे डबल लिखना पड़ा था क्योंकि ग्रेविटी की वैल्यू भी प्लॉटिंग है। आई साइट की आप देखें तो ये आई साइट ऑलरेडी डबल की कैटेगरी के अंदर हमने डिक्लेयर किया हुआ है। कैरेक्टर, इसी जेंडर नाम की वेरिएबल के आगे हमने कैरेक्टर डेटा टाइप लिखा है, डिसेबिलिटी के आगे हमने बुल लिखा है। तो ये एक पैटर्न आपको नजर आ रहा है कि जब हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं साथ ही हम उसका डेटा टाइप भी मेंशन करते हैं ताकि कंप्यूटर को पता चले कि यार इसके अंदर किस टाइप का डेटा आपने स्टोर करने देना है। तो इसका अल्टरनेट वे भी एक हमारे पास एग्जिस्ट करता है और इसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो C++ का जो वर्जन आप यूज़ करते हैं या तो ये वर्जन 11 हो या उससे आगे का वर्जन हो। पुराना वर्जन होगा तो इसमें आपको ये सपोर्ट नहीं मिलेगा। क्या है ये चीज़, देखें यहाँ पर ना आप को एक डेटा टाइप यूज करना है जो कि इन सबको रिप्लेस करता है, इंट, डबल, कैर, बुल, ये लिखने की आपको फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ उस एक चीज को लिखें और ये ऑटोमेटिकली सारी चीजें हैंडल करेंगे। वो चीज है क्या, वो ये है कि यहाँ पे मैंने इंट लिखा है, यार मैं इस इंट का क्या करना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑटो। यहाँ पे मैंने डबल लिखा है, डबल डेटा टाइप, यहाँ भी मैं लिखता हूँ ऑटो। ओके, हाँ, ये चीज़ आप थोड़ा हटा दें, इस डबल को भी हम हटा देते हैं और यहाँ पे जो ग्रेविटी का नेचर है इसको भी हम करते हैं ऑटो। चलें ये भी हो गया। यहाँ पर जो आई साइड के अंदर वैल्यू आ रही है, हाँ, इसकी ऑलरेडी कैटेगरी कौन सी है, ऑटो है क्योंकि आई साइड हमने पहले ही डिक्लेयर किया हुआ है। नीचे जो कैर है आपको ये भी एक डेटा टाइप है। इस डेटा टाइप की जगह भी हम अगर लिख दें ऑटो, ये बुल डेटा टाइप है, तो बुल डेटा टाइप की जगह अगर हम लिख दें ऑटो तो क्या होगा, प्रोग्राम के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? हाँ, फर्क तो होना चाहिए, बहुत बड़ा फर्क आ सकता है इसका अगर आपने सेटिंग सही तरह से नहीं की हुई है। बट मेरी केस में हम चलो देख लेते हैं इसको एक बार कंपाइल करके और फिर रन करके देखने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये चीज़ आप देख लें ऑटो के अंडर, इस पे मैं बाद में आता हूँ। फिलहाल यहाँ से हम क्या करते हैं, ग्रेविटी को सॉरी ये जो आई साइट है कंट्रोल जेड से वापस अपनी जगह पे लेके आते हैं। यहाँ पे आई साइट को हम बाद में वैल्यू दे रहे हैं, ठीक, इसको हम डिसेबल कर रहे हैं और ये चीज़ मैं आपको समझाऊंगा कि इसका फ़र्क क्या है। फिलहाल आप यूँ समझ लीजिए कि जितने जितने भी हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए थे उन सब की डेटा टाइप कैटेगरी हमने ऑटो रख दी, बजाय इसके कि हम किसी के आगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि इंट लिख देते हैं, किसी के आगे हम कैर लिख देते हैं, किसी के आगे डबल लिख देते हैं, किसी के आगे बुल लिख देते हैं। इन सब की जगह हमने वो डेटा टाइप्स रिप्लेस कर दिए विद द ऑटो। अब क्या होगा, ऑटो देखें यहाँ पर हमने प्रोग्राम को
ये क्या कर दिया है, इसकी इनिशियल वैल्यू हमें कह रहा है कि आपने जब इसका ऑटो रखा है तो ऑटो की डिग्री के अंदर जो भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हैं उसको इनिशियली कोई वैल्यू असाइन कर लें। चले मैं इसका 0 रख देता हूँ, या वही 1.65 या 1.5, चलो ठीक है। नहीं, आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते जब आप इसको एक बार ऑटो कैटेगरी के अंदर रख देते हैं। ओके, कंपाइल करते हैं, कंपाइल हो गया, रन हो गया, और वही सारी चीज़ें। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज 9.8, द नेम ऑफ माय सन इज अली, हिज एज इज 25 and his weight is 50.6, the height level is 1.5, gender male, his disability status is 0, यानी वहाँ पे हमने false लिखा है। दिस इज आवर थर्ड लेक्चर और द सम ऑफ 2 and 3 is 5। तो ये सारे स्टेटमेंट्स जब हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो थोड़ा सिंपल नहीं है। आप जब जब वेरिएबल डिक्लेयर करें अपनी मर्जी का उसको नाम दें, और इसके ऊपर यह ना सोचें कि आगे मैंने इसका डेटा टाइप क्या रखना है, बस डायरेक्ट इसके आगे ऑटो लिख दें। ये जो ऑटो डेटा टाइप आपको नज़र आता है, इसका काम क्या है? ऑटो एक ऐसा डेटा टाइप है जो कि लेटेस्ट वर्जन ऑफ द C++ के अंदर सपोर्ट किया जाता है। जो मैंने आपको बताया था कि 11 या 11 से आगे की जो जितने भी वर्जन है उसके अंदर ये चीज़ सपोर्टेबल है। तो हो सकता है कि जिस कंपाइलर को आप यूज़ कर रहे हैं, मेरे साथ शुरू में जो मैं आपको बताया था, ये पॉसिबल है कि जब आप ऑटो लिखेंगे तो आपको एरर नज़र आएगा। अब उस एरर को दूर कैसे करना है और ऑटो को अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इसके लिए आपको इधर आना होगा। ये जो टूल्स है ना, टूल्स, इस पे आपने क्लिक करना है, फिर कंपाइलर ऑप्शन पे क्लिक करना है, और कंपाइलर ऑप्शंस के ऊपर ये जो कोड आपको नज़र आता है ये, ठीक है, ये वाला कोड मैं आपको नीचे दे दूंगा अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। यहाँ से आप कॉपी कर लें या मैन्युअली लिख दें जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। यहाँ भी लिखना है और नीचे यहाँ भी आपने वही सेम कोड पेस्ट करना है, यानी कॉलिंग द कंपाइलर और कॉलिंग द लिंकर, इन दोनों बॉक्सेस के अंदर आपने ये वाला कोड मेरे डिस्क्रिप्शन से आप कॉपी पेस्ट कर लें या मैन्युअली लिख दें, जैसे भी करना है। यहाँ पर आपने ये इतना सा कर देना है और फिर ओके कर देना है। अब जब आप अपने कोड के अंदर ऑटो नाम का डेटा टाइप यूज़ करेंगे तो आपका कोई वो नहीं आएगा, एरर नहीं आएगा और आपके लिए काम करेगा। अब ये काम किस तरह करता है, ये एक्चुअल में कंप्यूटर को बताता है कि एज के अंदर आप पहले से ये ना देखिए कि किस टाइप का डेटा आ रहा है। भाई जो भी इस वेरिएबल के अंदर डेटा आ रहा है उसको आने दें, बस आगे आपने इसको कैसे ट्रीट करना है, इट विल बी बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ दैट डाटा। फॉर एग्जांपल एज के अंदर अगर कोई होल नंबर की वैल्यू आ रही है या कोई इंटीजर वैल्यू आ रही है तो ऑटो कंपाइलर को कह देते हैं कि अब इसके अंदर एक बार इंटीजर टाइप की वैल्यू आ गई तो अब एज को एज ए इंटीजर आपने ट्रीट करना है। इसी तरह वेट का जो वेरिएबल है जिसके आगे हम कोई चौकीदार खड़ा नहीं करते, इस तरह पिछले क्लास में या पिछले आपने देखा था कि यहाँ पे हमने डबल लिखा था, इसके आगे डबल नाम का एक वो चौकीदार हमने खड़ा किया था कि आपने सिर्फ उन नंबर्स को इसके अंदर स्टोर करने देना है जिसमें डेसिमल होता है। ये क्या करता है ऑटो, ये कहती है कि भाई आओ जिसने भी आना है बैठ जाओ। बट बाद में जब मैं आपकी चेकिंग करूंगा, आपकी CNIC चेक करूंगा कि आप किस मुल्क के हैं, तो उसको एज नेशनल ऑफ दैट कंट्री ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप वैट के अंदर 50.6 असाइन करते हैं तो इसका मतलब ये कि यह वैल्यू तो डेसिमल पॉइंट कंटेन करता है। और जब इसके बाद ऑटो को पता चल गया कि यहाँ पे तो डेसिमल पॉइंट एग्जिस्ट करता है, फिर ये आगे कंपाइलर और कंप्यूटर को खुद बताया गया कि आपने थ्रू आउट वेट को एज ए डबल ट्रीट करना है। समझ आ रहा है मेरी बात? इसी तरह ग्रेविटी, ग्रेविटी नाम का जो वेरिएबल है इसके अंदर आपको पहले डबल नाम का मैंने इसकी एग्जांपल दी थी कि इसका मतलब ये होता है डेटा टाइप का जैसे चौकीदार होता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जेंडर नाम का जो वेरिएबल है इसके आगे पहले हमने इसको खड़ा किया था, केयर CHAR नाम का एक करेक्टर हमने खड़ा किया था। कौन सा? केयर, ये हमने लिखा था। और इस चौकीदार का काम किया था कि जेंडर के अंदर हमने सिर्फ एक ही करेक्टर को अलाउ करना है, एक से ज़्यादा हुए तो अलाउ नहीं होंगे। ऑटो क्या करता है, वो कहते हैं कि भाई आ जाओ जितने भी आने हैं, बट जो पहला होगा हम इसको ट्रीट करेंगे। सही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एम के साथ में ए भी लिख देता हूँ। अब क्या होगा, कंपाइल करते हैं और यहाँ पे आपको एक वार्निंग दे रहा है कि भाई ये जो कैरेक्टर टाइप का डेटा इसके अंदर हमने रखना था ये मल्टी हो रहा है, मल्टी कैरेक्टर इसके अंदर, मतलब एक से ज़्यादा हो रहा है। बट ठीक है, आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, ये असल चीज़ है।
आउटपुट में आप देखें तो जेंडर में आपको 19777 नज़र आता है, जबकि हमने ऐसा कोई वैल्यू असाइन नहीं किया है, हमने MA असाइन किया है। ये क्यों? क्योंकि अब ये इसकी एज ए होल एक की करेक्टर कंसिडर करेगा MA को, और MA को एज ए सिंगल करेक्टर कंसिडर करने के लिए ये उसका ASCII वैल्यू प्रिंट करते हैं। ठीक है, अब ये डिबेट लंबी हो जाएगी कि ASCII वैल्यू क्या होती है, बट अब तक के लिए आप सिर्फ इतना ही समझिए, ये दो तरीके हैं हमारे पास, किसी भी वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा हमने अलाउ करने देना है टू स्टोर, इसका फैसला डेटा टाइप में करना था। तो या आप डेटा टाइप कर लें या आप पार्ट टू लिख दें। डेटा टाइप ये कर दे कि वो पहले से चेक करते हैं कि अगर वो इसी क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरती तो उसको अंदर आने देता है, या अगर नहीं उतरता तो उसको अपने हिसाब से ट्रांसलेट करते हैं। R2 क्या करते हैं? R2 कहते हैं कि भाई जिस वेरिएबल में जिसने बैठना है मुझे कोई परवाह नहीं है, बट जो जिसके अंदर बैठ गया उसके बाद उस वेरिएबल का नेचर उसी तरह ट्रीट होगा जिस तरह का डेटा उसके अंदर आया है। जैसे एज के अंदर अगर इंटीजर आया है तो थ्रू आउट एज एज इंटीजर ट्रीट किया जाएगा। वेट के अंदर अगर फ्लोटिंग डेटा आया है तो थ्रू आउट वेट को एज ए फ्लोटिंग डेटा या फ्लोट कंसिडर किया जाएगा। इसी तरीके से कैरेक्टर और स्ट्रिंग का भी यही हाल है। ठीक। तो आई होप कि आज की इस लेक्चर में आपने आज के पॉइंट्स नोट किए होंगे कि मैं जो चीज़ आपको समझाना चाह रहा था कि हम डायरेक्टली वी कैलकुलेशन कर सकते हैं विद द सीआउट। ठीक है, एक ही लाइन के अंदर हम मल्टीपल वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, ये यहाँ पर आपने ये भी देख लिया, दो वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड हैं। तीसरा भी कर सकते हैं, हम सिर्फ कॉमा लगाएंगे और आगे उसका नाम। ठीक है, आपने ये भी देखा कि वेरिएबल की वैल्यूज़ हमेशा चेंज होती रहती है, जैसे जैसे हम उसको नई वैल्यू असाइन करते हैं, पिछले वाले वैल्यूज जो है वो डिस्कार्ड हो जाते हैं। फिर आपने ये भी देखा कि हम अगर चाहे कि नहीं, एक वेरिएबल की वैल्यू अगर कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू है, जैसे यहाँ पे ग्रेविटी आपने देखा, तो ग्रेविटी क्या करें, ग्रेविटी तो चेंज नहीं हो सकती, तो ये हमें फिक्स रखना है हमेशा। तो इसको लॉक कर कैसे करना है, इसके डेटा टाइप के आगे कांस लिख के इसको लॉक किया जा सकता है। और जब आप लॉक करेंगे और लॉक के बाद आप इसको नई वैल्यू असाइन करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको क्या करके देगा, एरर देगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो हमारे पास आईसाइट वेरिएबल डिक्लेयर था और उसको हमने वैल्यू असाइन नहीं की थी, ऐसे ही डिक्लेयर था, और अब यहाँ पर हम इसको वैल्यू असाइन कर रहे थे, यहाँ पर आईसाइट इज इक्वल 1.5, तो हमें एरर नज़र आता है। ये एरर क्यों है? ये एरर इसलिए है क्योंकि R2 कहता है कि भाई जिस टाइप आप वेरिएबल लिखते हैं उस टाइम आप उसको कोई वैल्यू असाइन कर दें तो ठीक है, अदरवाइज बाद में मैं किसी भी तरह इसके अंदर नई वैल्यू असाइन नहीं करूंगा। लेट सपोज यहाँ पे हम अगर शुरू में इसकी वैल्यू 1.5 रख भी दें तो होना तो ये चाहिए था, हम नॉर्मल कंडीशन में अगर R2 की जगह हम डबल लिखते हैं कि चले ठीक है, आई साइड के अंदर पहले 1.5 थी, अब 1.65 जा रही है, तो प्रिंटिंग में 1.65 आना चाहिए। बट यहाँ पे क्या होगा, साइड लेवल है 1.65। तो कहने का मतलब ये है कि R2 के अंदर आपने देखा कि आप जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उस टाइम आप उसको कोई ना कोई वैल्यू असाइन करके ही देंगे। ऐसे नहीं हो सकता कि जैसे डबल के अंदर हमने पहले आई साइड डिक्लेयर किया था, यहाँ पे हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं की थी और बाद में आई साइड की वैल्यू यहाँ से जा रही थी। R2 कहते हैं कि भाई आप पहले जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं मेरे कैटेगरी के अंदर तो उस टाइम पे उसके पास कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। बेशक आप बाद में चेंज कर लें, बट शुरू में आपको एक रफ वैल्यू देनी ही चाहिए, खाली आप नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने R2 के ऑपरेटर के हवाले से बात की, हमने मल्टी वेरिएबल्स के बारे में बात की कि हम एक ही लाइन के अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, और हमने बात की कांस्टेंट्स कैसे बनाने हैं वेरिएबल से। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद नए टॉपिक्स को एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।